द बंगाल फाइल्स एक सोशो पॉलिटिकल ड्रामा है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। ये उनकी ट्रिलॉजी का लास्ट चैप्टर है जिसमें पहले द ताशकंद फाइल्स और द कश्मीर फाइल्स रिलीज हो चुकी हैं। ये फिल्म उन सच्चाइयों को सामने लाती है जो हमारी हिस्ट्री के पेजेस से ऑलमोस्ट मिटा दिए गए थे। कहानी के सीन्स अनकंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं दिखाती बल्कि उन्हें महसूस कराती है। कास्ट स्ट्रांग है। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार अपने रोल्स को सिंसियरिटी के साथ पोर्ट्रे करते हैं। हर परफॉर्मेंस फिल्म के वेट को और गहरा बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ती हैं सिमरत कौर। उनकी एक्टिंग में एक रॉ इमोशन है जो कहानी को और पर्सनल बना देता है। जब उनकी आंखों में वो दर्द दिखाई देता है तो लगता है जैसे वो ट्रेजेडी को खुद जी रही हों। द बंगाल फाइल्स टिपिकल एंटरटेनमेंट नहीं है। ये फिल्म आपको हंसाती या रिलैक्स नहीं करती। ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाती है, आपको अंदर तक डिस्टर्ब करती है और शायद फिल्म के खत्म होने के बाद भी उसका असर आपके साथ रहे। ये ट्रिलॉजी का सबसे इमोशनल और इम्पैक्टफुल पार्ट लगता है। एक ऐसी कहानी जो इग्नोर करना मुश्किल है। ये फिल्म दो टाइमलाइंस में चलती है, एक 1946 के वक्त जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था और दूसरी प्रेजेंट टाइम में जहां एक लड़की के किडनैपिंग का इन्वेस्टिगेशन होता है। स्टोरी की शुरुआत होती है एक मीटिंग से जहां इंडिया के डिवीजन पर बात हो रही थी। माउंटबैटन ने कहा, हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ नहीं रह सकते, हम 10 हफ्ते के अंदर इंडिया छोड़ देंगे, उससे पहले फैसला लेना होगा। जिन्ना जवाब देते हैं, हम इतना वेट नहीं करेंगे, हम रात 11 बजे तक फैसला सुना देंगे। फिर कहानी करंट टाइमलाइन में आती है। शिवा पंडित को बंगाल भेजा जाता है एक दलित लड़की गीता मंडल के गायब होने के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस केस में भारती बैनर्जी, एक 100 साल से ज्यादा उम्र की बूढ़ी औरत, सस्पेक्ट बन जाती है। कैलकाटा के एमएलए सरदार हुसैनी भी प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन उस पर कोई भी डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन करने की हिम्मत नहीं करता था। शिवा के बंगाल आते ही एक बुद्धा मैडमैन, जिसे मिथुन चक्रवर्ती ने प्ले किया है, उसे कहता है, जब भी जरूरत हो मेरे पास आना। पूरा कोलकाता सेक्शन 144 के नीचे था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रमजान के वक्त लाउडस्पीकर पर आजान और स्लोगन गूंजने लगते हैं। सरदार हुसैनी का एलिबाई स्ट्रांग था। सारे पुलिस और जर्नलिस्ट्स उससे डरते थे। अपने स्पीचेस में वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और भड़काने की कोशिश करता था। वो कह रहा था, अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो हिंदू तुम्हें दबाकर रखेगा। इसी वक्त एक जर्नलिस्ट जो गीता की बैचमेट थी, शिवा से मिलती है और उसे केस के नए पहलू समझाती है। शिवा खुद हुसैनी से मिलने जाता है, पर उस समय रायट्स भड़क उठते हैं, पत्थरबाजी होने लगती है। पुलिस सिर्फ तमाशा देखते रहे। दंगे में स्लोगन गूंज रहे थे, धर्म बदलो, भागो या मर जाओ। इसी दौरान एक पत्थर सीधा शिवा के सर पर लगता है। मिथुन का मैडमैन कैरेक्टर उसका खून साफ करता है, जो एक्चुअली गूंगा था। फिर गौरी शिवा को बताती है कि गीता को सरदार हुसैनी ने ही किडनैप किया है क्योंकि गीता उसे एक्सपोज करने वाली थी। हुसैनी इल्लीगल इमिग्रेंट्स को वोटर आईडी बनवाकर उनसे वोट ले रहा था और इसी वजह से गीता टारगेट बनी। गीता असल में भारती के घर में रहती थी, जो अभी प्राइम सस्पेक्ट है। पुलिस करप्ट थी, लेकिन सीबीआई ने भारती के घर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन किया। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर भारती के जवानी के दिन दिखाए जाते हैं। भारती जस्टिस बैनर्जी की बेटी थी, जो गांधी जी के फॉलोअर और नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे। लेकिन भारती खुद वायलेंट आइडियोलॉजी फॉलो करती थी। अपने ग्रेजुएशन के दिन स्टेज पर सर्टिफिकेट लेने के बजाय भारती ने गवर्नर को गोली मार दी। रॉय चौधरी ने उसकी बेल दिलाई। जस्टिस बैनर्जी भारती को बापू के पास गए ताकि वो उसे नॉन वायलेंस समझा सके। भारती गांधी जी से पूछती है कि आप पार्टीशन क्यों नहीं रोकते। गांधी जवाब देते हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब कोई मेरी नहीं सुनता। फिर गांधी जी भारती को अहिंसा पर लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि इस दुनिया में कई तानाशाह आए, लेकिन जीत हमेशा अहिंसा की ही हुई है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। शिवा ने सरदार हुसैनी को थाना बुलाया, लेकिन उसके बजाय 2 चमचे आए। उन्होंने कहा, सरदार थाने नहीं आता, थाना उनके पास आता है। यहाँ बिना उनके पूछे एफआईआर नहीं लिखा जाता। बातें गर्म हो गई, झगड़ा हुआ और वो दोनों शिवा को धमकी देकर चले गए। पुलिस डर चुकी थी। उन्होंने शिवा से कहा, मेरे पास अधिकार नहीं है, ये भारत नहीं है, ये वेस्ट बंगाल है। यहाँ हिंदू मुस्लिम के अलग अलग कानून चलते हैं। होटल में भी हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे। पुलिस वही फॉलो करती है जिसका सरकार होता है। स्टोरी फिर से पास्ट में चली जाती है, जहां गांधी जी और जिन्ना के बीच एक गहरा कॉन्वर्सेशन होता है। गांधी जी जिन्ना को समझाते हैं कि इंडिया के मुस्लिम्स असल में कन्वर्टेड हैं, हम सब एक थे, हमारा डीएनए एक है, हमारी सभ्यता एक है। लेकिन जिन्ना ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, हमारे हीरोज अलग हैं, हमारी भाषा अलग है, हम मजबूरी में एक साथ रहते हैं,
लेकिन बंगाल में भी हमारी लोकेलिटीज अलग अलग हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक झूठ है। गांधी जी ने फिर कहा, मौलाना आजाद भी मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश की। तुम जिन्ना हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हो। इसके पैरेलल भारती डांस कर रही थी और गाना गा रही थी। बंगाल की चीफ मिनिस्टर शुरावर्दी ने पूरे बंगाल में छुट्टी घोषित कर दी। हिंदू पुलिस को ड्यूटी से हटा दिया गया। 2 दिन तक पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगी। बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। जिन्ना ने घोषणा की कि या तो डिवाइडेड इंडिया होगा या डिस्ट्रॉयड इंडिया होगा। शुरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया। ऑर्डर था कि इतने हिंदू मारो कि बंगाल में वो माइनॉरिटी बन जाए। खून खराबा शुरू हो गया। हिंदू लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मारी गई। हर तरफ अफरा तफरी थी। भारती भाग रही थी, बंगाल जल रहा था। हर जगह बम फट रहे थे और औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा था। बैनर्जी फैमिली कॉटन मिल की तरफ निकली। उस वक्त पेट्रोल लेने के लिए कूपन जरूरी था, जो सिर्फ मुस्लिम लीग सपोर्टर्स को मिलता था। जस्टिस बैनर्जी लोगों को समझाने बाहर निकले, लेकिन भीड़ ने मिलकर उन्हें मार दिया। सब लोग कॉटन मिल में छिप गए, लेकिन शुरावर्दी के लोग वहां भी पहुंच गए और उन्होंने मिल में आग लगाकर लोगों को जिंदा जला दिया। लोग खिड़कियों से भागने लगे। उस अफरा तफरी में भारती की मां भी जल गई। अगली सुबह भारती को एक पंजाबी लड़का मिला जिसका नाम अमर था। उसने भारती को बंगाल के रास्ते दिखाए गए, रास्ते जो सिर्फ लाशों से भरे हुए थे। जब एक मुस्लिम लीग का आदमी भारती को मारने आया तो अमर ने उसे खत्म कर दिया। अमर भारती को पाथा के पास लेकर गया, जो सब हिंदू लोगों को इकट्ठा कर रहा था और उन्हें लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा था। पाथा ने बिहार और यूपी के हिंदुओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। लोगों ने अपने बम खूब बनाए और जंग दोनों तरफ से शुरू हो गई। अगले दिन के अखबार में शुरावर्दी को बुचर ऑफ बंगाल लिखा गया। ये देखकर वो और भी गुस्सा हो गए। इसी समय गांधी जी ने पाथा को हथियार छोड़ने को कहा, लेकिन पाथा ने मना कर दिया। अब बंगाल में खाना तक लोगों को नहीं मिल रहा था। मुस्लिम लीग के लोग इंसान की लाश को उसी तरह टांग रहे थे जैसे गाय को टांगा जाता है। पूरी सड़कों पर लाशें ही लाशें थी। सभी लाशों को एक साथ जलाया जा रहा था, क्योंकि अलग अलग जलाने वालों को मार दिया जाता था। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में लौटती है। सीबीआई ऑफिस के बाहर हुसैनी के लोग भीड़ जमा करके हल्ला मचा रहे थे। सीबीआई टीम सरदार हुसैनी के घर पहुंचती है। शिवा अकेले अंदर जाता है। हुसैनी की बीवी शिवा को खाना खिलाती है। वहीं पर शिवा को पता चलता है कि हुसैनी अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है। शिवा जब सरदार हुसैनी को अरेस्ट करने लगता है तो ऊपर से सीधा ऑर्डर आता है कि उसे छोड़ दिया जाए। हुसैनी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए शिवा को सबके सामने मजबूर किया कि वो माफी मांगे। एक ऑफिसर, एक सीबीआई ऑफिसर जिसका काम सच की तलाश करना था, उसको भीड़ के बीच झुका दिया गया। सब लोग के सामने शिवा की बेइज्जती की गई। ये मोमेंट उसके लिए सिर्फ शर्म का नहीं, बल्कि उसके अंदर के अंदर जलते आग का था। बेइज्जती के बाद शिवा उस मैडमैन के पास जाता है। मिथुन चक्रवर्ती का ये कैरेक्टर एक गूंगा जिसका जीभ काट दिया गया था, जिसका मर्दांगी छीन ली गई थी। उसने शिवा को अपनी कहानी सुनाई। एक वक्त था जब मैं भी सच पकड़ने गया था, लेकिन उन्होंने मेरी जीभ काट दी, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। उसने समझाया कैसे इंडिया टुकड़ों में बांट दिया गया, मराठा, गुजराती, बिहारी, दक्षिण, उत्तर, और कैसे हमारी ये बिखरी हुई पहचान हमेशा दुश्मनों का फायदा बन जाती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस वो दर्द था जो पूरी सदियों का था। शिवा समझ गया कि इस जंग में सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि पूरी पहचान दांव पे लगी है। इसी दौरान गौरी गीता के एक मुस्लिम दोस्त के घर गई, लेकिन उसके बाप ने उसे झाड़ कर भगा दिया। डर और खौफ ने लोगों की जुबान बंद कर दी थी। फिर स्टोरी एक बार फिर से पास्ट में लौट जाती है। भारती रॉय चौधरी से मिलने गई थी। तभी मुस्लिम लीग के लोग नुआखाली में लोगों को भड़काने आए। वहां के हिंदू उन्हें पहले भगा देते हैं, लेकिन फिर लीग के लोग दोबारा लौट कर आते हैं। उन्होंने रॉय चौधरी को धमकाया, अपने न्यूज़पेपर में वंदे मातरम छापना बंद करो। लेकिन रॉय चौधरी नहीं झुके। लोग गांधी जी से सवाल कर रहे थे कि क्या अहिंसा का मतलब यही है कि हम ऐसे ही मरते रहेंगे? लेकिन गांधी चुप थे। इसी बीच रॉय चौधरी के घर पूजा हो रही थी। मंदिर में घंटी बज रही थी, लोग आरती कर रहे थे। तभी मुस्लिम लीग के लोगों ने वहां हमला कर दिया। जो भी हिंदू पूजा में शामिल थे, सबको या तो गोली मार दिया गया या जिंदा जला दिया गया। रॉय चौधरी को उन्होंने घेरा और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल, बच जाएगा। लेकिन रॉय चौधरी ने अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ एक ही शब्द कहा, वंदे मातरम। उसी पल गुलाम सरवर ने उसका सर काट दिया। दुनिया बदल रही थी। गांधी माउंटबैटन से मिले। वहां गांधी को खुद मालूम हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इंडिया के पार्टीशन को हाँ कह दिया था। भारत का वितरण, भारत की रूह का वितरण तय हो चुका था। फिर कहानी प्रेजेंट में लौट आती है।
शिवा हुसैनी के 2 चमचों को पकड़कर गीता के बारे में पूछ रहा था। लेकिन सीबीआई ऑफिस के बाहर हुसैनी के लोगों ने हुलचल मचा दी। आग लग गई, भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। दिल्ली से ऑर्डर आया, शिवा को बुलाया गया और कहा गया, केस छोड़ दो। इंक्वायरी कमीशन ने शिवा को सस्पेंड कर दिया। सीबीआई चीफ ने उसके सामने 2 रास्ते रखे, या तो हुसैनी से कॉम्प्रोमाइज कर लो या फिर सस्पेंशन का सामना करो। शिवा ने फिर भारती से मिलना शुरू किया। पहले भारती डरे डरे शब्द बोलती थी, लेकिन जब शिवा उसे अमर बनकर बात करता है तब वो अपना दर्द खोलती है। कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है। पार्टीशन का वक्त था, अमर ने भारती को प्रपोज किया। लोग अपने घरों को आखिरी बार देख रहे थे, लेकिन खौफ का साया छाया हुआ था। तभी मुस्लिम लीग के लोगों ने फिर से खूनी हमला कर दिया। गुलाम सरवर और उसके आदमियों ने अमर को पकड़ लिया। सबके सामने भारती की इज्जत उठाने की कोशिश की गई। उसके कपड़े फाड़े गए, उसे टॉर्चर किया गया। गुलाम सरवर ने उसके हाथ पर उर्दू में लिख दिया, एक जख्म जो सिर्फ देह पर नहीं बल्कि रूह पर भी था। अमर को बीच से काट दिया गया, उसका शरीर टुकड़े टुकड़े करके बाइक के पीछे बांधकर खींचते हुए नदी में फेंक दिया गया। भारती की आंखों के सामने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। प्रेजेंट में बूढ़ी भारती शिवा को एक अलमारी दिखाती है। उसमें उन लड़कियों की तस्वीरें थीं जो सालों से बंगाल में उठाई जाती रहीं, बेआवाज गायब होती रहीं। भारती कहते हैं, यहाँ बंगाल में एक नहीं अनेक गुलाम सरवर हैं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं, सोच वही रहती है। उसने शिवा से बंदूक मांगी। उसने कहा, इन्हें खत्म करो। शिवा फिर से हुसैनी के घर पहुंचता है और वहां हुसैनी उससे गीता को दिखाता है, लेकिन शिवा के सामने ही उसके सिर में गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। गीता की लाश शिवा के सामने गिरती है। शिवा के अंदर की आग अब फट पड़ती है। वो हुसैनी का गला पकड़ता है। गुस्सा, दर्द, बेइज्जती और अन्याय सब एक साथ उसके हाथ में आ जाते हैं। वो उसका गला दबा दबाकर उसे मार देता है और फिर चुपचाप बिना कुछ कहे शिवा वहां से निकल जाता है।